हेलो, राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम है संजय केवट और मैं सभी आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे पहले सामान्य एग्रीकल्चर को लेकर, अभी अपन सामान्य एग्रीकल्चर पे चर्चा कर रहे हैं। अभी आगे आने वाली जो क्लास हैं उनके अंदर अगर कोई चैप्टर हो तो चैप्टर भी ले सकते हैं। देखो, अपन ने सामान्य एग्रीकल्चर के अंदर कल चर्चा की थी, उसका पहले देखते हैं। तो कल अपन ने पढ़ा था एक चीज जिसका नाम था क्रांतियां। क्रांतियों से संबंधित मैंने आपको बता रखा कि एक क्वेश्चन हमेशा जेडीओ या सीयूटीओ या आईसीआर हो, ऐसे एग्जाम के अंदर हर एक क्वेश्चन आता रहता है। तो क्रांति से संबंधित अपन चर्चा कर चुके थे और ये वो क्वेश्चन है, ऑफलाइन वाले बच्चे ध्यान से सुनो, ये वो क्वेश्चन है जो कि अभी तुम्हारा टेस्ट हुआ था उसका एनालिसिस किया जा रहा है। इसके बाद में अपन, मेरा भी एक प्लान है और आपका कमेंट भी आना चाहिए कि अपन चैप्टर वाइज ले क्लास को, या फिर जैसे अभी चल रही है सामान्य एग्रीकल्चर 10-15 क्वेश्चन से संबंधित, ये क्लास रेगुलर रहने वाली है। अपने लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये क्लास रेगुलर रहेगी। और अपन अभी चर्चा करते हैं, सामान्य एग्रीकल्चर को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो अपनी क्लास आज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सोइल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? सोइल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? कौन सी भाषा से हुई है? ग्रीक, लैटिन, अरबी या रोमन? सोइल, सोइल किसको कहते हैं बेटा? मृदा को। और ये कौन सी भाषा का शब्द है? सोइल किसको कहते हैं? मृदा को। लेकिन ये कौन सी भाषा का शब्द है? कौन सी भाषा का शब्द बेटा बताओ जल्दी से। अरे ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट है ना, उनको तो मैंने ये चैप्टर करवा दिया मर्दा वाला, उनका तो कमेंट जबरदस्त आ जाना चाहिए कि सर अभी तो आपका ये क्वेश्चन सामने देखते कि इसका तुरंत आंसर आना चाहिए। तो क्या आंसर रहेगा बेटा इसका? सोइल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? और कौन सी भाषा से हुई है इसकी? ये हुई है सर लैटिन से। किससे हुई है? लैटिन से। तो सोइल शब्द कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। और कौन से शब्द से मिलकर बना है? ये बना है बेटा सोलम। कौन से शब्द से मिलकर बना है? सोलम। अर्थात आप ये कह सकते हो कि सोइल कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। और कौन से शब्द से मिलकर बना है? सोलम शब्द से। अब देखो इसमें ग्रीक दे रखा है, तो ग्रीक कौन सी भाषा का शब्द है? देखो ग्रीक के अंदर आती है अपनी एक तो एग्रोनॉमी। कौन सी आती है बेटा? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। और एक तुम पढ़ रहे हो एग्रीकल्चर। क्या पढ़ रहे हो बेटा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी कौन सी भाषा का है? एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का है? जल्दी से कमेंट करो। एग्रीकल्चर है बेटा कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। देखो अपना क्वेश्चन क्या था? हमने क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि सोइल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, और वो कौन सी हुई है? लैटिन से। देखो अरबी के अंदर कौन सा आता है? अरबी के अंदर आता है बेटा अपना एक तो मौसम। कौन आता है? मौसम। मौसम कौन सी भाषा का शब्द है? मौसम सर अरबी भाषा का शब्द है। समझे बात को? तो अपना यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर बी। देखो सोइल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? ये हुई अपने लैटिन भाषा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, और वो किसके द्वारा की जाती है? नहरों के द्वारा, कुओं व नलकूपों के द्वारा, नदियों द्वारा, ये किसके द्वारा? उपयुक्त सभी। जल्दी से कमेंट करो इसका। अरे राजस्थान के निवासी हो ना, किसके द्वारा सिंचाई की जाती है राजस्थान के अंदर सर्वाधिक? सर हमको तो ये आता ही नहीं है। अरे तो ऑप्शन तो देखो, करो इसमें कौन सा आंसर रहेगा? नहरों द्वारा, कुओं व नलकूपों द्वारा, नदियों द्वारा, या उपयुक्त सभी? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर उपयुक्त सभी। अरे बच्चों उपयुक्त सभी नहीं है, उपयुक्त सभी नहीं है। किसके द्वारा किया जाता है? कुओं व नलकूपों के द्वारा। नहरों नदियों द्वारा देखो सिंचाई नहीं होती है। नहरों द्वारा अगर तुमको प्रॉपर जिला पूछ ले, अगर तुमको ये पूछ ले कि गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो किसके द्वारा? नहरों द्वारा। और कौन सी नहर है बेटा? इसके अंदर अपने इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। और जिले पूछ ले तो कौन से आएंगे? गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन सा आएगा बेटा? गंगानगर और हनुमान। समझे बात को? अगर तुमको ये सही पूछे कि राजस्थान में सब अधिक सिंचाई की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है बेटा? कुओं व नलकूपों के द्वारा। तो अपना यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बूंद बूंद सिंचाई विधि, ड्रिप इरिगेशन की सिंचाई जल उपयोग दक्षता कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करो। 50 से 60%, 70 से 75%, 80 से 85% और 90 से 95%। देखो बूंद बूंद सिंचाई विधि क्या होती है? बूंद बूंद सिंचाई विधि एक सिंचाई का तरीका है जो कि अपने पौधों को क्यारियों के अंदर लगाई जाती है, और ड्रिप के माध्यम से पानी बूंद बूंद के रूप में जाता है। तो इसकी सिंचाई जल उपयोग दक्षता मतलब पौधा कितना जल को उपयोग कर सकता है, उसकी क्षमता कितनी होती है, और इसके अंदर जल की बचत कितनी होती है। दोनों कमेंट करो। ये तो इसमें मिल गया तुमको आपको कि बूंद बूंद सिंचाई विधि में सिंचाई जल उपयोग दक्षता कितनी होती है। लेकिन आप ये कमेंट करके बताओ मेरे को कि इसके अंदर जो होता ना अपने जल उपयोग दक्षता, तो तुम्हारे यहाँ पूछ रहा है, लेकिन आप इसकी कमेंट करके बताओ कि जल उपयोग क्षमता कितनी होती है। जल्दी से बताओ।
जल्दी से बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो। ये पूछ रहा तुमको सिंचाई जल उपयोग दक्षता कितनी होती है, और आपको ये बताना है कि बूंद बूंद सिंचाई विधि में जल बचत और जल बचत कितनी होती है, ये कमेंट करके बताओ। इसके अंदर आपको ऑप्शन तो मिल गए यहाँ पर कि कितनी होती है सर, इसकी होती है सर 90 से 95%। कितनी होती है, 90 से 95%। अगर ये पूछ ले कि सिंचाई विधि में जल बचत कितनी होती है, तो कितनी होती है बेटा, ये होती है 50 से 70%। कितनी होती है बेटा, 50 से 70%। अर्थात ये एक ऐसी विधि है जिसके अंदर क्या आयु के अंदर पौधों को लगाया जाता है और बूंद बूंद के रूप में पानी मिलता है। तो उस विधि के अंदर सिंचाई जल उपयोग कितनी कर लेगा पौधा, वो कर लेगा 90 से 95%। अगर ये पूछ ले कि उसके अंदर अगर 100% पानी देंगे खेत के अंदर, तो उस पानी के अंदर से कितनी बचत हो जाएगी, उसकी बचत हो जाएगी बेटा अपने कितनी, 50 से 70%। तो अपना यहाँ पर कौन सा है, डी। कौन सा सही है बेटा, डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंद बूंद सिंचाई विधि, पहले वाला क्वेश्चन है ड्रिप इरिगेशन का डिस्चार्ज रेट होती है, मतलब एक जो उसके ऊपर देखो बूंद बूंद सिंचाई विधि के ऊपर एक वो लगा होता है ड्रिप, आगे ड्रिपर्स लगे होते हैं। देखो ऐसे बनाई जाती है बूंद बूंद सिंचाई विधि, यहाँ पे एक पौधा, यहाँ पे एक पौधा, यहाँ पे एक पौधा, यहाँ पे, तो यहाँ पर इसके छेद किया जाता है, इसको बोला जाता है ड्रिपर्स। क्या बोला जाता है बेटा, ड्रिपर्स। इसी को दूसरा नाम बोला जाता है इमिटर्स। क्या बोला जाता है, इमिटर्स। अर्थात ड्रिपर्स या इमिटर्स से क्या पूछ रहा है, डिस्चार्ज रेट कितनी होगी, कितनी होती है 1 घंटे के अंदर। अगर यहाँ पर ये लगे हुए हैं ना, इधर समझो यहाँ पर ये लगा हुआ ना, इससे 1 घंटे के अंदर कितना पानी निकलेगा, वही उसकी क्या कहलाएगी बेटा, डिस्चार्ज रेट। तो बताओ जल्दी से, अगर बूंद बूंद सिंचाई विधि है उसके अंदर अगर ड्रिपर्स इमिटर्स लगे हुए हैं, तो उसमें से जो 1 घंटे के अंदर पानी निकलेगा ना, वो कितना निकलेगा, उसकी मात्रा कितनी रहेगी, बताओ जल्दी से। 1 से 8 लीटर प्रति घंटा, 8 से 12 लीटर ड्रिपर प्रति घंटा, 12 से 16 लीटर प्रति ड्रिपर घंटा, 16 से 20 लीटर प्रति ड्रिपर घंटा। तो कितना रहने वाला है ये, अरे मेरे बोले बच्चों, ये रहने वाला है 1 से 8 लीटर प्रति घंटा। कितना रहने वाला है, 1 से 8 लीटर प्रति ड्रिपर घंटा। ड्रिपर्स का मतलब समझ गए। और देखो ड्रिपर्स को क्या कहा जाता है, अरे एक और क्वेश्चन लेके जाओ यहाँ से, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि इन्हीं को क्या कहा जाता है, बूंद 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 सिंचाई विधि का हृदय। क्या कहा जाता है बेटा, बूंद बूंद सिंचाई विधि का हृदय किसे कहा जाता है, ड्रिपर्स या इमिटर्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ड्रिपर्स या इमिटर्स को कहा जाता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। अर्थात बूंद बूंद सिंचाई विधि में डिस्चार्ज रेट कितनी होती है, 1 से 8 लीटर प्रति ड्रिपर। देखो बूंद बूंद सिंचाई विधि आ गई, तो इसकी यहीं पे बात कर लेते हैं। देखो इसके अंदर पानी का दबाव रखा जाता है, कितना रखा जाता है बेटा, जल का दबाव। और बेटा ये आपको विशेषकर ऊपर नोट कर लेना, अपनी बुक है ना, अरे जहां पर नोट्स बना रहे हो ना, वहां पे ऊपर जो लाइन बच रही ना, उसी के अंदर नोट कर लो कि बूंद बूंद सिंचाई विधि में पानी का दबाव कितना रखा जाता है। और कितना रखा जाता है बेटा, ये रखा जाता है 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना रखा जाता है बेटा, 1.5 से 2.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये पूछ ले कि सर आपने उसका नहीं बताया, अरे तो उसका भी लिख लो साथ में, फव्वारा सिंचाई विधि का भी उसका भी लिख लो ये साथ में, ताकि तुम याद तो कर लोगे, एक जगह रहेगा तुम। तो यहां पर लिख रहा हूं बेटा किसका, फव्वारा सिंचाई विधि का। फव्वारा सिंचाई विधि का जल दबाव। और ये कितना होता है बेटा, ये होता है 2.5 से 4.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे बात को, उसमें बूंद बूंद में कितना होता है बेटा, 1.5 से 2.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वही पूछ ले आपको कि फव्वारा सिंचाई विधि में जल का दबाव कितना रखा जाता है, तो कितना रखा जाता है बेटा, 2.5 से 4.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक और क्वेश्चन आ रहा है, अब यहाँ पर पता लग गया तुमको। देखो अगर ये कंफ्यूज करना चाहे तो तुम कैसे कर सकता है कि बूंद बूंद सिंचाई विधि का हृदय किसे कहा जाता है, तब तो तुम क्या बता दोगे, ड्रिपर्स या इमिटर्स। लेकिन वही पूछ ले कि फव्वारा विधि का क्या सर, फव्वारा विधि का हृदय, फव्वारा विधि का हृदय। और फव्वारा विधि का हृदय किसे कहा जाता है, ये सर कहा जाता है नोजल को। इसको कहा जाता है बेटा नोजल को। फव्वारा विधि से संबंधित आ गया तो फव्वारा विधि पे एक और लिख लो, इसके पाइप की लंबाई, इसके पाइप की लंबाई कितनी रखी जाती है बेटा, इसके पाइप की लंबाई रखी जाती है 6 मीटर
अर्थात अपन कह सकते हैं 20 फीट। क्या कह सकते हैं? 20 फीट। और फव्वारा विधि का हृदय किसको कहा जाता है? नोजल को कहा जाता है। और इसकी पाइप की लंबाई कितनी होती है बेटा? 6 मीटर। अर्थात क्या कह सकते हैं अपन? 20 फीट। तो अपने क्वेश्चन समझ में आया? अपना क्वेश्चन क्या कह रहा था? देखो अपना क्वेश्चन कह रहा था बेटा कि बूंद बूंद सिंचाई विधि का डिस्चार्ज रेट कितना होता है, और डिस्चार्ज रेट मैंने कितना बता दिया? 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये पूछ ले आपको कि इस फव्वारा सिंचाई विधि का दबाव कितना रखा जाता है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2.5 से 4.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो तिल की जलमांग है, तिल की जलमांग है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जलमांग होती क्या है। क्या होती है जलमांग? जलमांग वह होती है बेटा जो कि फसल की बुआई से लेकर कटाई तक जितने जल की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी जलमांग कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? जलमांग। अर्थात अलग अलग फसल की अलग अलग जलमांग होती है। तिल की अलग है, धान की अलग है, गन्ना की अलग है। और हर बार जेट और सीयूटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी फसल की जलमांग कितनी होती है। तो अभी आपको जितने भी यहाँ पे क्रॉप्स दे रखी है उन सबकी मैं जलमांग बताऊंगा, ताकि आपके क्वेश्चन गलत होने का यहाँ पर कोई भी चांस नहीं रहेगा ना। तो अभी यहाँ पे देखो देखो ये क्वेश्चन तो किसका पूछा है? ये पूछा तिल का। किसका बेटा? तिल का। तिल का बॉटनिकल नाम क्या होता है? तिल का बॉटनिकल नाम होता है, जल्दी से कमेंट करो, तिल का बॉटनिकल नाम बताओ क्या होता है? और तिल की फैमिली क्या बेटा? तिल की फैमिली अर्थात कुल क्या होता है? दोनों जल्दी से कमेंट करो। मैं इसका क्वेश्चन बता दो। तिल की जलमांग कितनी होती है? तिल की जलमांग होती है बेटा, अगर आपको ऐसे पूछे तो ये होती है 250 से 300 mm। कितनी होती है? 250 से 300 mm। देखो इसके बीच में कौन सी आ रही है? 280 आ रही है, 320 आ रही है, 150 आ रही है, 550 आ रही है। अरे इतना तो कमेंट कर सकते हो ना, इसमें तो दिख रहा होगा। अरे मैंने लिख दिया ना इधर भाई 250 से 300 में, तो कौन सा राशि आ रही है बीच के अंदर? जल्दी से करो। अब ये भी नहीं आ रही तो फिर बैठे रहो घर पे। हाँ, जब तुम्हारा टीचर यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा है और तुमको फोन में देखने में इतना ये हो रहा, जल्दी से कमेंट करो। हाँ सर आ गया। कितना आंसर आ रहा है? 280 mm। कितना आंसर रहेगा इसका? 280 mm। इसका आंसर तो आ गया सर ए। लेकिन आप बोल रहे थे और क्रॉप की बताएंगे, तो और क्रॉप की भी लिख दो। पहले ये आंसर लिखो। देखो तिल का बॉटनिकल नाम क्या होता है? तिल का बॉटनिकल नाम होता है सीसेमम इंडिकम। क्या होता है बेटा? सीसेमम इंडिकम। ये किसका बॉटनिकल नाम होता है? ये होता है बेटा तिल का। किसका होता है? तिल का। अगर किसका हो गया? तिल का। अगर तिल की फैमिली पूछ ले तो कौन सी होती है? पेडिलिएसी। कौन सी होती है बेटा? पेडिलिएसी। अब देखो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है? तिल की जलमांग। देखो दो चीज की विशेष ध्यान रखनी है, जो कि हर बार यहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक जलमांग किसकी होती है बेटा? और सर्वाधिक जलमांग के तो दो तरह से क्वेश्चन बनाता हूं। देखो अगर पूछेगा प्रतिदिन के हिसाब से, यानी कि डेली पानी सबसे ज्यादा कौन सी फसल यूज करती है, एक तो ये क्वेश्चन रहेगा। और एक रहेगा कि वो जीवन काल होता है ना उसका पूरा, मान लो जितने भी जीवन काल की फसल रहेगी उस काल के अंदर सर्वाधिक पानी कौन सी फसल इस्तेमाल करती है। तो अपने को दोनों कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। देखो एक दे रखा तुम्हारे दो क्रॉप्स दे रखी है। देखो एक तो दे रखी है तुम्हारे धान। क्या दे रखी है? धान। और एक दे रखा है गन्ना। क्या दे रखा है बेटा? गन्ना। ये दोनों से अधिकतर पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपके सामने अभी यही लेके आएंगे। अगर जैसे अपनी नेक्स्ट क्लास रहती है उसके अंदर में जलमांग से संबंधित और भी जो क्वेश्चन आ रखे हैं ना पहले वाले, वो लेके आऊंगा। तो यहाँ पर देखो पहले धान। धान की जलमांग कितनी होती है? धान की जलमांग होती है बेटा 900 से 2500 mm। कितनी होती है बेटा? 900 से 2500 mm। अगर वही पूछ ले आपको गन्ना की कि गन्ना की कितनी जलमांग होती है, तो गन्ना की जलमांग होती है बेटा 1500 से 2500 mm। कितनी होती है? 1500 से 2500 mm। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। वो क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा जलमांग तो तुम रट लोगे, मेरे को पता है तुम्हारे तो गोटने का काम रहता है, तुम रट लोगे इस चीज को तो। लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि प्रतिदिन के हिसाब से, किसके हिसाब से बेटा? प्रतिदिन के हिसाब से। और प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जलमांग किसकी होती है? प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जलमांग होती है किसकी? धान की। किसकी होती है? धान की। प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जलमांग। और ये किसकी रहेगी? ये रहेगी अपने धान की। प्रतिदिन के हिसाब से पूछता है तो ये रहेगी। अगर वही क्वेश्चन आपको पूछ ले कि जीवन चक्र के आधार पर, किसके आधार पर? अगर मान लो कोई फसल सर्वाधिक एक दिन के अंदर कितना जल पी सकती है, तो वो कौन पिएगा? धान। और सबसे दिन किसके हिसाब से? प्रतिदिन के हिसाब से। अगर वही पूछता है कि जीवन चक्र के आधार पर, किसके आधार पर? जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर सर्वाधिक जलमांग। हाँ सर दो क्वेश्चन बताए आपने, दोनों एक बार और रिपीट करो। देखो अगर वह पूछता है कि प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जलमांग किसकी होती है, तब तो क्या करना है? दान करना है। और कितनी होती है? 900 से 2500 mm। अगर वही पूछिए कि जीवन चक्र के आधार पर ऐसी कौन सी फसल है जो सर्वाधिक जल का उपयोग करती है, तो वो कौन करता है? गन्ना। और कितना करता है? 1500 से 2500 mm।
तो अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देखो इधर क्वेश्चन अपना बोल रहा था कि तिल की जल मांग कितनी होती है। तिल की मैंने तुमको बताई थी 280 mm। तिल का बोटिकल नाम कहाँ होता है, सीसेकम इंडिकम। और कुल कौन सा होता है, पेडिलियेसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो कौन सी भाषा का रहेगा, जल्दी से कमेंट करो। करो, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। अरे ये तो आ गया होगा, कब से पढ़ा रहा हूं तुमको ये शब्द, तुरंत कमेंट आ जाना चाहिए, मैं देख रहा हूं सबके कमेंट। पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का रहेगा, वह रहेगा बेटा लैटिन ग्रीक का। कौन सा रहेगा, लैटिन ग्रीक का। मैं तब पढ़ा रहा था तभी बताया था कि पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो हर एक चीज को क्लियर करके चलो, यही कि ये शब्द कहां से आते हैं और भाषा कहां से आती है। देखो पोमोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। फर्स्ट कौन सा है बेटा इसमें, इसमें पोमम। कौन सा है बेटा, पोमम। दूसरा कौन सा है, लोजी। देखो पोमम से क्या बनता है और लोजी से क्या बनता है। पोमम से बनता है फ्रूट्स, क्या बनते हैं बेटा, फ्रूट्स। और लोजी से बनते हैं टू स्टडी, अर्थात फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। अब देखो इसके अंदर एक शब्द क्यों नहीं है। अगर आपको वही क्वेश्चन पूछे कि एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, तो एग्रीकल्चर तो किसका कर दोगे तुम, लैटिन का। लेकिन ये पूछ ले कि पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो बेटा इसके अंदर लोजी लगा हुआ है। मैंने एक चीज बताई थी कि कोई भी शब्द के पीछे क्या लगाओ, लोजी, तो किसका रहेगा, ग्रीक का। लेकिन ये अपवाद है बेटा, क्या है ये, अपवाद। क्या है बेटा, अपवाद। और अपवाद कैसे है, देखो इसमें अंदर एक पोमम आ रहा है, ये तो किसका निकल गया बेटा, ये तो निकल गया अपने लैटिन का। किसका निकल गया, लैटिन का। और ये कौन सा है, लोजी, ये निकल गया किसका, ग्रीक का। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि ग्रीक आए पहले फिर बाद में लैटिन आए, क्योंकि दो भागों के अंदर तोड़ा है, तो पहले पहले आएगा, तो पहले क्या आएगा, लैटिन आएगा, और बाद में कौन सा आएगा, ग्रीक आएगा। देखो आप अगर टीचर की एनर्जी तभी एफर्ट कर सकती है जब तुम साथ में एफर्ट करोगे। मेरा कहना है कि जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उसको आप नोट करते रहो। अगर ये चीज आपके लिए बेनिफिट रहेगी, क्योंकि रेगुलर क्लास रहने वाली है। अगर आप डेली के 10 क्वेश्चन भी नोट करते हो ना, तो इसको मान के चलो कि अपन 12 महीने क्लास लेगी अपने, तो आप कितने क्वेश्चन बना सकते हो, और वो भी खुद के। ऐसे नहीं कि बुक्स लेके आओगे, बुक्स तो मार्केट में बहुत सारी उपलब्ध है, आप किसी भी लेके आगे किसी को पढ़ने लग जाओगे। लेकिन अपने खुद के नोट्स होने चाहिए, ताकि उनको ज्यादा अभी एक एक चीज आपके सामने क्लियर हो रही है। अगर आप इन्हीं चीजों को नोट करोगे ना, तो आपके रहेगा कि यार नहीं सर अभी उस टाइम इसको ऐसे समझाया था, क्योंकि समझा के डिलीवर करा रहे हैं। बुक्स कौन सी समझाएगी, बुक्स तो जो दे रखी है उसको आपको रटना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखो आपको सब चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। देखो अपने पोमोलॉजी पूरा शब्द क्लियर हो गया ना कि कौन सी भाषा का शब्द है। अब पोमोलॉजी में क्या किया जाता है, देखो पोमोलॉजी में किया जाता है बेटा फलों का अध्ययन। क्या किया जाता है, फलों का अध्ययन। अर्थात फलों का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है, पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी किसकी ब्रांच है, पोमोलॉजी एक बेटा किसकी ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर की। किसकी ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर की। समझ में आया पूरा क्वेश्चन। अपना आंसर क्या है, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन प्लस ग्रीक का, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या, ये तो अपने लक्ष्य क्लासेज की छवि है, जो कि टोंक जिले के अंदर फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक अपने यहाँ से रही है। जो कि लखन मेरा 97% है और तानिया दाकर 96% है, और टोंक जिले के अंदर फर्स्ट मेरिट। और एग्रीकल्चर के अंदर देखो अपनी एग्रीकल्चर क्लास चल रही है, तो एग्रीकल्चर के अंदर 4 साल से कंटिन्यू अपने यहाँ से मेरिट रही है। तो आपको और तो बताने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर अपनी लक्ष्य क्लासेज वैसे ही चल रही है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे ये क्वेश्चन इतनी बार बता दिया कि अब तो मेरा बताने का मन ही नहीं कर रहा। अब तो तुम ही बताओ इसका कमेंट करके बताओ जल्दी से। जल्दी से बता दो आंसर क्या रहेगा। आईसीआर की स्थापना कब की गई, अरे ये तो इतनी बार बता दिया। कब की गई थी, 16 जुलाई 1929 के अंदर। कब की गई थी, 16 जुलाई 1929 के अंदर। और कहां की गई थी, ये की गई थी नई दिल्ली के अंदर। कहां की गई थी बेटा, नई दिल्ली के अंदर। आईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, आईसीआर का फुल फॉर्म देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये किसकी फुल फॉर्म होती है बेटा, ये होती है आईसीआर की। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1929 के अंदर। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, आंसर नंबर डी। कौन सा बेटा, आंसर नंबर डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना प्रजनन संस्थान एसबीआई कहां स्थित है, गन्ना प्रजनन संस्थान एसबीआई, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। एसबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। और ये कहां पर स्थित है, देखो अरे बहुत सारे बच्चे तो इसी में उलझ गए। अरे ये गन्ना ही लिखा हुआ है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई बेटा, ये गन्ना लिखा हुआ है, समझे बात को। इसका आंसर क्या रहेगा,
जल्दी से कमेंट करके बताओ कहां पर स्थित है। ये स्थित है सर कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। और लखनऊ के अंदर कौन सा है, लखनऊ के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CIH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। और ये कहां पर स्थित है, लखनऊ के अंदर। अगर ये पूछ ले श्रीनगर, श्रीनगर के अंदर कौन सा अनुसंधान स्थित है, उसका नाम है CITH। कौन सा, CITH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये कहां पर स्थित है, लखनऊ के अंदर। और दिल्ली के अंदर, दिल्ली तो दिल वालों की, किसकी है बेटा, दिल वालों की। तो यहाँ पर कौन से स्थित है, एक तो ICR, कौन सा ICR, एक कौन सा IARI, कौन सा IARI, एक कौन सा IAMD, कौन सा IAMD। देखो ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, और IMD कौन सा है, भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान। ये सब कहां पर स्थित है, नई दिल्ली के अंदर। तो इनको नोट करते रहो आप। इसका आंसर कौन सा रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निरपेक्ष आर्द्रता को दर्शाया जाता है, निरपेक्ष आर्द्रता को दर्शाया जाता है। यहाँ पर डॉट डॉट लगे हुए हैं, बताओ कमेंट। निरपेक्ष आर्द्रता को दर्शाया जाता है ग्राम किलोग्राम के अंदर, प्रतिशत के अंदर, ग्राम घन सेंटीमीटर के अंदर, और लास्ट में क्या है, ग्राम के अंदर। किसके अंदर मापा जाता है निरपेक्ष आर्द्रता को। देखो आर्द्रता क्या होती है, वायुमंडल की उपस्थित जो नमी होती है ना, उसे क्या बोला गया है, आर्द्रता। आर्द्रता कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है बेटा, 3 प्रकार की। और तीनों प्रकार के नाम लिखते हैं। देखो पहले तो आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या हो गया, वायुमंडल में जो उपस्थित नमी होती है उसको क्या बोला गया, आर्द्रता। और आर्द्रता के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। जिसमें से फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट है बेटा निरपेक्ष आर्द्रता। कौन सी आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता। सर दूसरी कौन सी है, दूसरी बताता हूं बेटा, उसका नाम क्या है, विशिष्ट आर्द्रता। सर लास्ट और बता दो, ये भी बता दूंगा तुमको, ये कौन सी होती है अपने, सापेक्ष आर्द्रता। कौन सी होती है, सापेक्ष आर्द्रता। अर्थात आर्द्रता समझो पहले, आर्द्रता क्या होती है। क्वेश्चन तो बाद में समझ में आएगा, पहले तो अगर बच्चों को तुमको यही पता नहीं कि आर्द्रता क्या होती है तो उसके प्रकार जान के क्या कर लोगे। तो आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता वह होती है जो वायुमंडल होता है उसके अंदर उपस्थित जो नमी होती है उसी को क्या बोला गया है, आर्द्रता बोला गया है। और कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। और इसमें से फर्स्ट इसका ये पूछ रहा है कि निरपेक्ष आर्द्रता को किसमें मापा जाता है, किसमें मापा जाता है। सर तीनों की बता दो ना, तीनों की बताऊं, नहीं बताऊंगा, एक ही बताऊंगा। कमेंट करो इसका, जल्दी से बताओ कौन सा आंसर है। देखो निरपेक्ष आर्द्रता को मापने की 3 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं, 3 इकाइयां। देखो निरपेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है, एक तो ग्राम घन सेंटीमीटर के अंदर, ग्राम घन सेंटीमीटर, ग्राम घन फीट, और एक मापा जाता है ग्राम घन मीटर के अंदर। निरपेक्ष आर्द्रता को मापने की 3 इकाइयां हैं, ग्राम घन सेंटीमीटर, ग्राम घन फीट और ग्राम घन मीटर। तो ये क्या मुद्रा निरपेक्ष आर्द्रता को दर्शाया जाता है, और किसमें दर्शाया जाता है, ग्राम घन सेंटीमीटर के अंदर। विशिष्ट आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता को माना जाता है ग्राम के अंदर, ग्राम किलोग्राम के अंदर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्राम। ये किसको मापा जाता है, विशिष्ट को। किसको मापा जाता है, विशिष्ट को। और लास्ट में बच गई सापेक्ष, इसको मापा जाता है प्रतिशत के अंदर। किसमें मापा जाता है, प्रतिशत के अंदर। अर्थात आर्द्रता क्या होती है ये समझा दिया, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार की होती है। किसको किसमें मापा जाता है, निरपेक्ष आर्द्रता पूछे ग्राम घन सेंटीमीटर, ग्राम घन फीट और ग्राम घन मीटर, और विशिष्ट को ग्राम किलोग्राम के अंदर, और सापेक्ष को प्रतिशत के अंदर। तो अपने आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो लास्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर निम्न में से किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर पूछ रहा है, ये हाइड्रोमीटर नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, हाइग्रोमीटर। और किसे नापने के लिए प्रयोग करते हैं, देखो आर्द्रता, तापमान, वर्षा, ओस, नमी। अरे ओस का तो मैंने बता रखा ना, ओस को किसमें मापा जाता है, ओस को मापने का यंत्र, और उसका नाम क्या है, ड्रोसोमीटर। क्या है, ड्रोसोमीटर। और वर्षा को पूछे तो वर्षा को मापा जाता है रेन गेज के द्वारा। किसके मापा जाता है, रेन गेज के द्वारा। अब कौन सा बचा, आर्द्रता, तापमान। तापमान नहीं मापे, किसको मापेंगे, नमी को। नमी को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का। किसका किया जाता है, हाइग्रोमीटर का। अगर यही पूछ ले हाइड्रोमीटर, कौन सा वाला, हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर भी लिख लो यही। हाइड्रोमीटर पर जाता है जल की मात्रा। किसकी मात्रा बेटा, जल की मात्रा। बता अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोमीटर किसके द्वारा मापा जाता है, नमी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये अपनी नेक्स्ट क्लास थी।
आप सभी को क्लास अच्छी लगी रही होगी। देखते रहिए लक्ष्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर और एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।